नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष अकार्बनिक यौगिकों पर बात करने वाले हैं। जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपयोग है। हाँ, हिमैटिनिक्स के रूप में। बिल्कुल। और ये जानकारी हमें मिली है O2IC इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स दस्तावेज से। अच्छा। तो इससे पहले कि हम सीधे यौगिकों पर जाएं, शायद हमें ये समझना चाहिए कि ये हिमैटिनिक्स क्या बलाएं हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्या होते हैं हिमैटिनिक्स? देखिए, सरल शब्दों में हिमैटिनिक्स वो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को खून बनाने के लिए चाहिए, मतलब रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए। खून बनाने के लिए? हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहते हैं। अच्छा, हिमैटोपोइसिस। तो कौन से तत्व इसमें मुख्य हैं? 3 बहुत जरूरी हैं। एक तो आयरन यानी लोहा, दूसरा विटामिन B12 B12, हाँ। और तीसरा फोलेट, जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ये तीनों समझ लीजिए हिमैटोपोइसिस के लिए एकदम अनिवार्य है। और अगर मान लीजिए इनकी कमी हो जाए शरीर में, तो उसका सबसे आम नतीजा होता है एनीमिया। खून की कमी जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, खून की कमी। शरीर ठीक से लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, फिर थकान, कमजोरी, ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसी से जुड़ी बात करेंगे, खास तौर पर आयरन वाले यौगिकों पर, जो स्रोत दस्तावेज में दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयरन की कमी पूरी करने के लिए ये जो अलग-अलग केमिकल फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें क्या खास है। उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, उपयोग क्या है, क्योंकि ये सिर्फ आयरन ले लो कहने से तो ज्यादा पेचीदा लग रहा है। हाँ, है भी। मतलब सोचिए, एक ही तत्व है आयरन, लेकिन उसे शरीर तक पहुंचाने के इतने अलग-अलग तरीके, इतने अलग यौगिक क्यों? सही बात है। उनकी बनावट में क्या फर्क है, और वो फर्क उनके काम करने के तरीके को, उनकी घुलनशीलता को, या शरीर उन्हें कैसे स्वीकार करता है, इसे कैसे बदलता है, यही सब देखेंगे आज। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण आयरन यौगिकों की इस गहरी पड़ताल को। सबसे पहला नाम लेते हैं फेरस सल्फेट, शायद सबसे जाना पहचाना। फेरस सल्फेट, हाँ बिल्कुल, काफी आम है ये। इसके कुछ और नाम भी हैं वैसे। जैसे? आयरन विट्रियल कहते हैं इसे, फेरोसी सल्फास भी, और एक पुराना नाम है ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल, हरा, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये आमतौर पर नीले हरे रंग के क्रिस्टल जैसा होता है, और विट्रियल पुराने जमाने में सल्फेट्स के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो हरा सल्फेट। हाँ, ग्रीन विट्रियल। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeSO47H2O, मतलब इसमें 7 पानी के अणु भी जुड़े होते हैं क्रिस्टल में। और इसके गुण? स्रोत में लिखा है गंधहीन होता है ये। हाँ, गंधहीन होता है, नीला हरा क्रिस्टलीय पाउडर या क्रिस्टल। और एक बहुत जरूरी गुण है इसकी घुलनशीलता। घुलनशीलता? हाँ, ये पानी में आसानी से घुल जाता है, पर अल्कोहल में नहीं घुलता, लगभग अघुलनशील है। पानी में आसानी से घुलना, इसका क्या मतलब है? मतलब शरीर के लिए अच्छा है, अवशोषण आसान होता है? हाँ, आमतौर पे यही मतलब है। पानी में घुलने का मतलब है कि पेट और आंतों में जो तरल पदार्थ हैं, उनमें ये आराम से मिल जाएगा, जिससे आयरन आयन खून में आसानी से जा पाएंगे, अवशोषित हो पाएंगे। इसी वजह से फेरस सल्फेट इतने सालों से आयरन सप्लीमेंट का एक तरह से स्टैंडर्ड रहा है। अच्छा। इसका मुख्य उपयोग, जैसा हम सोच सकते हैं, आयरन की कमी वाला जो एनीमिया होता है, उसी के इलाज में है। तो ये एक तरह का बेंचमार्क हो गया। अब देखते हैं बाकी इससे कैसे अलग है। अगला नाम है फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट जी। इसके दूसरे नाम है आयरन 2 फ्यूमरेट। एक नाम फियोस्टैट भी दिया है स्रोत में, शायद कोई ब्रांड नाम हो। आयरन 2 फ्यूमरेट। हाँ, इसका फॉर्मूला है C4H2FeO4। यहाँ पर आयरन सल्फेट के बजाय फ्यूमेरिक एसिड के साथ जुड़ा है। और दिखने में, स्वाद में, वो सल्फेट तो नीला हरा क्रिस्टल था, ये कैसा है? ये आमतौर पर एक बारीक लाल भूरे रंग का पाउडर होता है। लाल भूरा? अच्छा। हाँ। और स्वाद की बात करें तो या तो ये बेस्वाद होता है, या फिर थोड़ा कसेला सा लग सकता है। सल्फेट का स्वाद थोड़ा मेटालिक होता है, उससे अलग है ये। और घुलनशीलता? आपने कहा सल्फेट तो पानी में खूब घुलता था। हाँ, यहीं पर एक बड़ा फर्क है। फेरस फ्यूमरेट पानी में थोड़ा घुलनशील है। सिर्फ थोड़ा? हाँ, और अल्कोहल में तो बहुत ही कम। फेरस सल्फेट से काफी कम घुलनशील है ये। तो कम घुलनशील होने का क्या मतलब हो सकता है? ये अवशोषण के लिए ठीक नहीं है, या इसका कोई फायदा भी है? ये दिलचस्प सवाल है। हो सकता है कम घुलनशीलता का मतलब हो कि आयरन धीरे धीरे निकले। अच्छा, स्लो रिलीज जैसा? हाँ, शायद, जिससे पेट में जलन वगैरह कम हो, जो अक्सर ज्यादा घुलनशील आयरन सप्लीमेंट्स के साथ होती है ना। हाँ, वो तो होती है। हालांकि स्रोत में साफ साफ नहीं लिखा, पर ये एक वजह हो सकती है कि इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग भी वही है, आयरन की कमी वाला एनीमिया। स्रोत में परमिशियस एनीमिया का भी जिक्र है,
पर यह ध्यान रखना होगा कि वो मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी से होता है। हाँ, साथ में आयरन की कमी हो सकती है, पर यह फ्यूमरेट सीधे B12 की कमी ठीक नहीं करेगा। ये जरूरी बात है। तो घुलनशीलता एक बड़ा फैक्टर है जो इन्हें अलग करता है। अब तीसरा देखते हैं, फेरिक अमोनियम साइट्रेट। इसके तो कई नाम हैं। हाँ, काफी नाम दिए हैं स्रोत में। अमोनियम आयरन 3 साइट्रेट, अमोनियम फेरिक साइट्रेट, आयरन अमोनियम साइट्रेट। एक फेरिसाइल्स भी है। फेरिसेल्स। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा जटिल सा दिखता है। NH45 FeC6H4O72 2H2O। इसका आसान मतलब क्या हुआ? देखिए, मूल रूप से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें आयरन, और यहां ध्यान दीजिए, ये फेरिक है, यानी +3 अवस्था में। अच्छा, पहले वाले फेरिस +2 थे। हाँ, ये फेरिक हैं, +3। ये साइट्रिक एसिड और अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये बनावट इसे बाकी सरल आयरन सॉल्ट से अलग करती है। और इसके गुण भी कुछ अनोखे बताए गए हैं। पीला भूरा से किरमिजी रंग का ठोस, और ये कड़वा धुआं और अजीब गंध पैदा कर सकता है। ये तो सप्लीमेंट के लिए अजीब है। है तो अजीब, बिल्कुल। स्रोत ये नहीं बताता कि ये धुआं और गंध कब आती है, रखने पर, इस्तेमाल करने पर या गर्म करने पर। हाँ, ये इसे लिस्ट के बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। शायद ये इसकी केमिकल अस्थिरता की तरफ इशारा करता हो, या कोई खास रिएक्शन हो। और इसका उपयोग भी बहुत खास बताया गया है, क्रॉनिक किडनी रोग यानी CKD में। ऐसा क्यों? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। CKD के मरीजों में एनीमिया बहुत आम होता है। कई वजह होती हैं उसकी, जैसे इरिथ्रोपोइटीन कम बनना, आयरन का सही इस्तेमाल ना हो पाना। अच्छा। अब ये फेरिक अमोनियम साइट्रेट ही CKD में क्यों खास है, इसका ठीक कारण स्रोत नहीं बताता। पर एक संभावना ये हो सकती है कि कुछ आयरन यौगिक, खासतौर पर साइट्रेट वाले कॉम्प्लेक्स, फॉस्फेट को भी बांध सकते हैं। फॉस्फेट बाइंडिंग? हाँ, और CKD के मरीजों को अक्सर खून में फॉस्फेट लेवल बढ़ जाने की समस्या होती है, तो ये एक एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है उनके लिए। ये सिर्फ एक थियरी है, पर यह दिखाता है कि कैसे किसी यौगिक को एक खास तरह के मरीज के लिए चुना जा सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक यौगिक का उपयोग इतना टारगेटेड हो सकता है। चलिए अब चौथे पर आते हैं, फेरिस एस्कॉर्बेट। फेरिस एस्कॉर्बेट, इसे आयरन 2+ L एस्कॉर्बेट या L एस्कॉर्बिक एसिड आयरन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो विटामिन C हुआ। बिल्कुल, यहाँ फेरिस आयरन +2 विटामिन C के साथ जुड़ा है। फॉर्मूला है C12H16 FeO12। अच्छा, विटामिन C साथ में, इसके गुण क्या है? ये गहरे बैंगनी काले रंग का पाउडर होता है, और स्वाद इसका वही खास फेरस नमक जैसा। पर यहाँ सबसे मजेदार बात है आयरन का विटामिन C के साथ होना। हाँ, मैंने भी सुना है कि कहते हैं आयरन के साथ विटामिन C लो तो अच्छा रहता है। एकदम सही सुना है। विटामिन C आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, खासकर वो आयरन जो पौधों से मिलता है, नॉन हीम आयरन। कैसे? ये आयरन को फेरस +2 फॉर्म में रखने में मदद करता है, और इसी फॉर्म में आंतें उसे आसानी से सोख पाती हैं। तो फेरस एस्कॉर्बेट में क्या है कि अवशोषण बढ़ाने वाला एजेंट यानी विटामिन C अणु का ही हिस्सा है। अरे वाह! इसीलिए स्रोत इसे आयरन का एक प्रमुख सप्लीमेंट बता रहा है। और स्रोत में इसके कुछ और संभावित फायदों का भी जिक्र था, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, कैंसर रोधी, दिमाग तेज करने वाला। हाँ, स्रोत में इन पुटिटिव मतलब संभावित या माने जाने वाले असर का जिक्र है। पुटिटिव शब्द यहाँ जरूरी है, मतलब पक्का नहीं है। हाँ, मतलब अब ये साबित नहीं हुए हैं और रिसर्च चाहिए, पर ये इस तरफ इशारा करता है कि ये यौगिक शायद सिर्फ आयरन देने से ज्यादा कुछ कर सकता है। हो सकता है विटामिन C वाले हिस्से की वजह से। ये इसे एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देता है। तो ये सिर्फ आयरन सप्लीमेंट नहीं, बल्कि संभावित एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वाला कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये तो काफी आकर्षक लगता है। अब लिस्ट में आखिरी है कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन, इसके भी कुछ ब्रांड नाम दिए हैं स्रोत में। फियोसोल, कार्बोनिल Fe, आइकर C, आइकर पीडियाट्रिक, इरको। फॉर्मूला है FeCO5। FeCO5, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड? जी हाँ, एक आयरन परमाणु कार्बन मोनोऑक्साइड के 5 अणुओं से जुड़ा है। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये बाकी आयोनिक सॉल्ट से काफी अलग हैं जिनकी हमने बात की। और इसके भौतिक गुण भी अलग है। स्रोत कहता है ये गोलाकार सूक्ष्म कणों से बना ग्रे पाउडर है। स्फेरिकल माइक्रोपार्टिकल्स। हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है। ये आम क्रिस्टल या पाउडर जैसा नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटे, लगभग गोल कणों से बना है। ये कण असल में शुद्ध आयरन के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दिया जाता है। शुद्ध आयरन के कण,
इन सूक्ष्म कणों का क्या फायदा हो सकता है? इसके कई फायदे हो सकते हैं। एक तो कणों का आकार और उसकी बड़ी सतह के कारण आयरन धीरे धीरे और ज्यादा नियंत्रित तरीके से रिलीज हो सकता है जब वो पेट के एसिड के संपर्क में आता है। अच्छा, इससे पेट की जलन कम हो सकती है? हाँ, संभावना है। दूसरा, क्योंकि ये शुद्ध आयरन है तो इसमें प्रति ग्राम आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, करीब 98%। तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तीसरा, ऐसा माना जाता है कि इसका अवशोषण फेरस साल्ट्स के मुकाबले धीमा होता है, जिससे गलती से ओवरडोज हो जाने का खतरा कम हो सकता है, खासकर बच्चों में। तो इसका रूप ही इसके गुण और सुरक्षा को प्रभावित करता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? वही, आहार में आयरन सप्लीमेंट के तौर पे और आयरन की कमी वाले एनीमिया के इलाज में। इसका जो अनोखा रूप है और उच्च शुद्धता है, वो इसे कुछ खास तरह की दवाइयां बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है, जैसे चबाने वाली गोलियां या बच्चों के सिरप। तो हमने 5 बहुत अलग अलग तरह के आयरन यौगिक देख लिए। हाँ। फेरस सल्फेट जो घुलनशील है, स्टैंडर्ड है। फेरस क्यूमरेट कम घुलनशील। फेरिक अमोनियम साइट्रेट वो कॉम्प्लेक्स वाला, सीकेडी में खास और अजीब गुणों वाला। जी। फेरस अस्कॉर्बिट विटामिन सी के साथ बेहतर अवशोषण और शायद कुछ एक्स्ट्रा फायदे। और आखिर में कार्बोनिल आयरन, शुद्ध आयरन के सूक्ष्म कण, धीमी रिलीज, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल। इससे ये साफ है कि ये आयरन सप्लीमेंट कोई एक चीज नहीं है। हर यौगिक का अपना एक अलग केमिकल और फिजिकल रूप है। हाँ, फेरस सल्फेट के नीले हरे क्रिस्टल, फ्यूमरेट का लाल भूरा पाउडर, साइट्रेट का वो जटिल अणु और अजीब गंध, एस्कॉर्बिट का विटामिन सी के साथ जुड़ना और कार्बोनिल आयरन की वो नन्हे गोले, ये सब आयरन पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं। और जैसा हमने बात की, ये फर्क सिर्फ दिखने या नाम का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे असर डालते हैं कि यौगिक काम कैसे करेगा। घुलनशीलता से अवशोषण की दर और साइड इफेक्ट्स बदल सकते हैं। सही। केमिकल बनावट जैसे साइट्रेट कॉम्प्लेक्स है या एस्कॉर्बिट वाला, वो खास उपयोग या अतिरिक्त फायदे दे सकती है। और फिजिकल रूप जैसे कार्बोनिल आयरन के कण, वो रिलीज और सहनशीलता को बदल सकता है। के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी उतना ही असरदार या सहने लायक हो। डॉक्टर्स इन अलग अलग विकल्पों में से चुन सकते हैं, मरीज की हालत, उसकी सहन शक्ति, इलाज के लक्ष्य, इन सब बातों को ध्यान में रखकर। लेकिन इन सब अलग अलग रूपों के पीछे लक्ष्य एक ही है। क्या? शरीर में आयरन का लेवल ठीक करना, ताकि हेमेटोपोइसिस मतलब खून बनने की प्रक्रिया ठीक से चलती रहे। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बात यह है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कई अलग अलग अकार्बनिक आयरन यौगिक मौजूद हैं। हाँ। और हर एक की अपनी अनोखी पहचान है, अपने फायदे हैं और शायद कुछ सीमाएं भी हैं। ये सिर्फ आयरन की मात्रा का सवाल नहीं है, बल्कि आयरन के रूप का भी सवाल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। केमिस्ट्री यहाँ वाकई मायने रखती है, सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रूप में भी, कि शरीर इन सप्लीमेंट्स को कैसे प्रोसेस करता है और उन पर कैसा रिएक्शन देता है। अब जैसे हम अपनी बातचीत खत्म कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है जो हमारी चर्चा से ही निकला है। जरूर पूछिए। हमने इन यौगिकों के अलग अलग गुणों की बात की, घुलनशीलता, स्वाद, रंग, रूप जैसे वो सूक्ष्म कण, और कुछ मामलों में संभावित नकारात्मक बातें भी, जैसे फेरिक अमोनियम साइट्रेट की वो कड़वी गंध या धुआं। हाँ, ये सभी चीजें मरीज के अनुभव और इलाज की कामयाबी में भूमिका निभा सकती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अलग अलग गुणों और संभावित साइड इफेक्ट्स को देखते हुए आयरन सप्लीमेंट का जो खास केमिकल या फिजिकल रूप है, मतलब सिर्फ उसमें मौजूद आयरन की मात्रा के अलावा वो उसकी कुल प्रभावशीलता या मरीज की उसे लेने की इच्छा को कितना प्रभावित कर सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा यौगिक जो थ्योरी में थोड़ा कम आयरन सोखता हो पर उसका स्वाद बेहतर हो या पेट पर हल्का हो, जैसे शायद वो कम घुलनशील फ्यूमरेट या धीरे रिलीज होने वाला कार्बोनिल आयरन? हाँ, या जिसे लेना आसान हो। हाँ, तो क्या वो कुछ मरीजों के लिए आखिर में ज्यादा असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि वो उसे नियमित रूप से लेने के लिए तैयार रहेंगे। और वो फेरिक अमोनियम साइट्रेट वाली बात, अगर वो गंध या धुआं इस्तेमाल में महसूस होता है तो वो तो जरूर मरीज की स्वीकार्यता कम करेगा। ये बहुत ही प्रासंगिक और प्रैक्टिकल सवाल है। ये हमें फार्मास्यूटिकल साइंस के एक बहुत जरूरी पहलू की याद दिलाता है, जिसे पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। उपचार के प्रति मरीज का अनुपालन। बिल्कुल।
दवा कितनी भी असरदार क्यों ना हो, अगर मरीज उसे बताए गए तरीके से नहीं लेता, चाहे स्वाद खराब हो, साइड इफेक्ट्स हो या लेने में दिक्कत हो, तो वो काम नहीं करेगी। सही बात है। आयरन सप्लीमेंट्स के इतने अलग अलग रूप शायद इसी चुनौती का हल निकालने की कोशिश है। ये दिखाता है कि सही इलाज सिर्फ सही एक्टिव मॉलिक्यूल या आयरन ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे मरीज के लिए सही पैकेज में पेश करना भी है। सही रूप, सही डिलीवरी, बर्दाश्त करने लायक स्वाद और साइड इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। आयरन का रूप, उसकी प्रभावशीलता को सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी, कितना शरीर में जाता है, सही नहीं, बल्कि मरीज की स्वीकार्यता और अनुपालन से भी बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। ये निश्चित रूप से आगे सोचने और रिसर्च करने लायक विषय है।